डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये हीट इंजन के बारे में बता रहा हूँ। तो हीट इंजन एक मशीन है, प्रैक्टिकल मशीन है, किसी भी तरह की प्रैक्टिकल मशीन है जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह की मशीन को हम हीट इंजन कहते हैं। तो हीट इंजन हीट को एब्जॉर्ब करता है हाई टेम्परेचर से। एक बॉडी होती है हाई टेम्परेचर बॉडी, जिसे हम सोर्स कहते हैं, उससे हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके कुछ पार्ट को कन्वर्ट कर देता है यूजफुल मैकेनिकल वर्क में। और जो बची हुई हीट है, रिमेनिंग हीट है, उसको एक लो टेम्परेचर बॉडी को रिजेक्ट कर देता है या उसको दे देता है। तो इस प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस का यूज किया जाता है। तो जैसे स्टीम इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वाटर वेपर है, एंड इन ऑल गैस इंजन्स द वर्किंग सब्सटेंस इज ए कंबस्टिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो किसी भी हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस कुछ सर्टेन चेंजेस करता हुआ, सर्टेन चेंजेस का मतलब क्या होगा, वो अपना प्रेशर उसका चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा और वापस वो अपनी इनिशियल स्टेट में आता है। तो इस कंप्लीट चेंजेस को क्या कहते हैं, वन साइकिल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वर्किंग सब्सटेंस इनिशियल स्टेट से वापस आता है, ये सब चेंजेस करता हुआ। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एफिशिएंसी की। तो किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल वर्क डन बाय द इंजन इन वन साइकिल टू द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सोर्स। तो उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है ईटा इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1। यहाँ से हम एक बार फिर इसको Q1 माइनस Q2 को देख लेते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, Q1 माइनस Q2। एक तरह से क्या होगा, जो Q1 की वैल्यू है वो बड़ी है किससे, Q1 की वैल्यू बड़ी है Q2 से, Q1 ग्रेटर देन Q2, क्योंकि Q1 जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको सोर्स से लिया जाएगा और उसका कुछ पार्ट यूजफुल वर्क में चेंज कर दिया जाएगा, और जो बाकी का बचा हुआ है वो लो टेम्परेचर बॉडी, जिसको हम सिंक कहते हैं, या नाम नहीं दिया हुआ इसमें लेकिन उसको हम सिंक कहते हैं, उसको वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसका जो डिफरेंस है यहाँ पे, तो उसका नाम होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्किंग सब्सटेंस है। जैसे Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस ये Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ये वर्क डन हो जाएगा। और जैसे मैग्निफिकेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, तो लगभग उसी तरह से किसी भी सिस्टम की या मशीन की एफिशिएंसी को डिफाइन किया जाता है। तो इसका मतलब है जो आउटपुट है वो एक्चुअली हमें क्या मिल रही है, वो W वर्क डन मिल रहा है, और जो इनपुट लिया था हमने वो लिया था हमने अमाउंट ऑफ हीट ली थी Q1। तो इसलिए हम इसको यहाँ इसी रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा इज इक्वल टू, आउटपुट क्या लिया है, आउटपुट है यहाँ पे W अपॉन रहेगा इसमें Q1। तो इसी में W की वैल्यू रख के ये इक्वेशन यहाँ पे शो की हुई है, इसमें यहाँ पे इक्वेशन ये दिखाई हुई है इसमें इस तरह की पूरी। तो इसका मतलब है कि Q1 माइनस जो Q2 है वो Q1 से छोटा है, ये बात भी क्लियर हो चुकी है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें कार्नोज आइडियल हीट इंजन। तो कार्नोज आइडियल हीट इंजन में ये सादी कार्नो नाम के एक फ्रेंच इंजीनियर थे, जिन्होंने 1824 में एक थियोरेटिकल इंजन को
कंसीव किया, एक थ्योरेटिकल इंजन को उन्होंने उसके बारे में सोचा। तो जो जितने भी प्रैक्टिकल इम्परफेक्शंस हैं उनसे वो फ्री होता है, उनसे मुक्त होता है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल इम्परफेक्शंस या कुछ भी कमियां नहीं होती हैं। तो इस तरह के जो इंजन को हम डेली लाइफ में या प्रैक्टिस में रियलाइज नहीं कर सकते हैं। इट हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। एंड इट इज़ एन आइडियल हीट इंजन। तो केवल ये स्टडी पर्पज के हिसाब से बनाया गया है। जैसे जो प्रैक्टिकल इंजन बनते हैं तो उनकी कंपेयर हम इस कार्नो इंजन से करते हैं, और उससे कंपेयर करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो केवल इसका इतना ही बेनिफिट है। जैसे भाई कोई एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल आपको दिया हुआ है, वो आइडियल है, ऑलमोस्ट आइडियल है, और उसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए एक तरह से रेफरेंस इंजन हम उसको मान सकते हैं। तो यहाँ सादी कार्नो ने जो हीट इंजन दिया है उसमें जो कुछ पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है एक सिलेंडर है, जिसमें एक जो उसकी वॉल्स बनी हुई है वो नॉन कंडक्टिंग है। जैसे कि ये इंजन जो है वो आइडियल इंजन है, तो इसलिए वो नॉन कंडक्टिंग इसकी वॉल्स है, और जो बेस है उसका वो परफेक्टली कंडक्टिंग है। ये सब आइडियल सिचुएशंस हैं। एंड इज प्रोवाइडेड, और इस सिलेंडर के साथ में एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग पिस्टन को भी दिया गया है, विच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर में बिना किसी फ्रिक्शन के मूव करता है। और इस सिलेंडर को के बीच में हमने क्या लिया हुआ है, जो बीच में यहाँ ये दिखाया हुआ है, इसमें वर्किंग सब्सटेंस है, यानी कि 1 मोल गैस यहाँ पे ले लिया है इसमें। तो इसमें हमने एक 1 मोल गैस वर्किंग सब्सटेंस ये फॉर्म में ले लिया है। यहाँ गैस हम कह सकते हैं, ये गैस है यहाँ पे, और ये आइडियल गैस है, क्योंकि आइडियल इंजन की बात कर रहे हैं तो आइडियल गैस ले लेंगे। और आइडियल गैस का मतलब है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कुछ भी अट्रैक्शन नहीं होता है। तो पूरी तरह से जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन उसमें नहीं है, उनके बीच में कोई भी इस तरह का इंट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे उसकी ज़ीरो होगी। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस ले लिया हमने इसमें परफेक्ट गैस में। और फिर दूसरा पार्ट है इसमें, इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सोर्स है। सोर्स को जो नाम दिया जाता है वो रेजरवायर होता है। तो रेजरवायर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन किया जाता है, विच द इंजन कैन ड्रॉ हीट बाय परफेक्ट कंडक्शन है। जब हम इसको रखते हैं इसके ऊपर, जो यह पूरा सिलेंडर है, तो ये इससे हीट ले सकता है, क्योंकि इसका भी परफेक्टली कंडक्टिंग बेस है, और ऊपर का जो सिरा है इसका सोर्स का, अपर जो सरफेस है वो भी परफेक्टली कंडक्टिंग है। तो ये हीट का को क्या कर सकता है, इसका गिव एंड टेक कर सकता है, लेना देना कर सकता है सोर्स के साथ में। और इस सोर्स की एक और ख़ास बात है, इसको क्या माना हुआ है कि इसका जो थर्मल कैपेसिटी है वो इन्फिनिट है, और कोई भी एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट एट सर्टेन या कांस्टेंट टेम्परेचर T1, कैपिटल T1। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट आप इससे ड्रॉ कर लीजिए या इसको आप दे दीजिए, तो इसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है इन्फिनिट थर्मल कैपेसिटी। इन द सेम वे थर्ड इसमें पार्ट है हीट इंसुलेटिंग स्टैंड है। एक हीट इंसुलेटिंग स्टैंड है, पूरा इंसुलेशन है, ये परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है, एक तरह से पूरा परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है, और एक स्टैंड के रूप में कार्य करता है। और प्रोसेस कैसी रहेगी, जब हम इसको यूज करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो प्रोसेसेस होती है उसमें इसका यूज करते हैं। फोर्थ है इसमें सिंक, ए रिजर्वायर मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो T2 है वो इससे छोटा है T1 से। तो टू विच हीट इंजन कैन रिजेक्ट एनी अमाउंट ऑफ हीट, तो कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करता है हीट इंजन। और
द थर्मल कैपेसिटी ऑफ सिंक है वो भी सेम है, इन्फिनिट है, जिससे कि इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आए, जबकि हम इसमें हीट इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं इसमें। तो इसी तरह से हम देखते हैं फिर कार्नोट साइकिल की बात करते हैं। तो कार्नोट इंजन के ये पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। अब चलते हैं कार्नोट साइकिल्स की तरफ में। तो द प्रोसेस अकरिंग इन द इंजन आर रिवर्सिबल। तो जो प्रोसेस रहेगी इसमें इंजन में वो है रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या रहेगा कि इसमें बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स लिए जाएंगे इसमें। द रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस consists of a sequence of isothermal and adiabatic curves। इसमें adiabatic और isothermal curves होंगे और पीवी डायग्राम के ऊपर, जिसे हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, तो उसी के ऊपर हम कार्नोट साइकिल को शो करेंगे। तो ईच पॉइंट, जो पीवी डायग्राम में जो ईच पॉइंट होगा कर्व का, रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है कि उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब क्या रहेंगे, एक तरह से चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट होगा उस पर वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जब हम इन्फिनिटेसिमली चेंजेस लेके आते हैं तो वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाती है। तो वी कैन से ए लाइन जॉइनिंग ए सीरीज ऑफ सच पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स ए सक्सेशन ऑफ एन इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। बहुत सारी इक्विलिब्रियम स्टेट्स हो जाएंगी infinitesimally close to each other and hence depicts or show a quasi-static process। तो एक quasi-static process क्या होती है? A process carried out sufficiently slowly। सबसे important part है इसमें slowly process जो करेंगे, so that the system under consideration, जो भी system हम लेके चल रहे हैं वो remains at all times arbitrarily क्लोज टू द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में आपने जानते ही होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब है कि वो सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पे जो क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस रहेगी उसमें क्या रहेगा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस आएंगे, सो दैट कि जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, वो ऑर्बिट्रेरीली क्लोज टू द इक्विलिब्रियम रहेगा। तो नेक्स्ट है इसमें वर्क डन in Carnot cycle। तो in Carnot cycle the working substance is supposed to undergo the following 4 quasi-static operations है। तो 4 quasi-static operations यहाँ इसमें Carnot cycle में दिखाए जाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो पहला जो इसमें है आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये पीवी डायग्राम है यहाँ पे, और यहाँ से हम देख रहे हैं इसमें पीवी डायग्राम। प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर वर्टिकल एक्सिस पे लिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस लिया हुआ है। तो मान लेते हैं आपका जो वर्किंग सबस्टेंस है वो ए पॉइंट के ऊपर है, और तब इसके कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर डायग्राम P1 B1 और टेम्परेचर भी होगा कुछ। इसका मतलब है कि वो P1 B1 और T1 भी रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको आइसोथर्मली इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं जो सिस्टम है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है तो जो सिलेंडर्स में पिस्टन फिटेड है तो उसके ऊपर स्मॉल वेट्स रखे रहते हैं। यहाँ इसमें नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, उसमें उसको वॉल्यूम उसका बढ़ाते हैं। जो सिस्टम है, जो गैस है, सिलेंडर में जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो वेट्स है उनको वेरी स्लोली प्रोसेस होनी चाहिए, और वेरी स्मॉल अमाउंट है, एकदम से बहुत बड़ा इसमें चेंज ना आए, तो वो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, सिलेंडर इज फर्स्ट प्लेस्ड ऑन द सोर्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो दैट द गैस एक्वायर्स द टेम्परेचर T1 ऑफ द सोर्स है। तो इट इज़ देन allowed to undergo quasi-static expansion। पहले तो उसके ऊपर रख लेते हैं, तो दोनों का टेम्परेचर कैपिटल T1 हो जाता है, फिर quasi-static expansion करते हैं। तो as the gas expands its temperature tends to fall। तो उसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर फॉल होगा, तो हीट passes into the cylinder है। तो हीट कहाँ से ली जाएगी, अगर यहाँ सोर्स नहीं होता तो उसके अंदर जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वहाँ से
इसके लिए अमाउंट ऑफ हीट ली जाती है और उसको वर्क में बदला जाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास सोर्स है तो सोर्स से हम वो अमाउंट ऑफ हीट लेंगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम बना रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ से अमाउंट ऑफ हीट लेने से, क्योंकि उसकी इन्फिनिट थर्मल कैपेसिटी है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये स्लो प्रोसेस कर रहे हैं आप, नाम हो जाएगा स्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ हो जाएगा स्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन बन जाएगा इसमें। तो यहाँ बी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा इसमें। अब उसके बाद में क्या करना है, अब इसकी हमें जो वर्क डन है वो फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज द एरिया अंडर द कर्व इन द इंडिकेटर डायग्राम। जो इंडिकेटर डायग्राम है इसके अंदर जो कर्व का अंडर का जो एरिया होगा, इसका मतलब है कि ए बी जी ई ए, ये सब क्या कहलाता है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम। क्योंकि अभी एक्सपेंशन हो रहा है तो बाय द सिस्टम होगा, जब कंप्रेशन होगा तो ऑन द सिस्टम होगा। तो यहाँ हमने इसमें वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, तो उसमें हमने यूज किया हुआ है यहाँ इस पॉइंट पर। अगर आप देखें इसमें यहाँ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया हुआ है यहाँ पे इसमें। तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप जानते ही है, उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फॉर्म है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। of thermodynamics. Thermodynamics. Dynamics. ठीक है, तो उसको हम कैसे देखते हैं, इसमें अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम equals to, it will change the internal energy of the system, that is delta U. Actually we can find the change in the internal energy of any system, not an absolute value of the system. So that's why we are using delta U and the work done by the system. Some part will be given to this internal energy and some part will be converted to the work done by the system, that is W. यहाँ से हम देखते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, सो delta U, there is no change in delta U because the temperature is constant. We can take this 0. Only we have Q, total amount of heat given to the system will be converted to the work done by the system. That's why the name is W1 here, because amount of heat is taken as Q1 and work done by the system is W1, right? In the same way we can find out the W1. What is W1? W1 is the area under the curve, that is AB. It is given here ABGEA. Here is the A, this is A, B and G and E and again A, right? So we can find out in a simple way. This is PdV, integration from limits. Actually temperature is constant isothermal में, तो यहाँ से जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। V1 कम वॉल्यूम था पहले, यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू चेक करते हैं, 0 से E तक इसका इतना वॉल्यूम था P1। उसके बाद ये एक्सपेंड होके हो जाता है OG, इतना वॉल्यूम हो जाता है, दैट इज V2। तो यहाँ से V1 से V2 तक इसका हम लिमिट्स लेके इंटीग्रेशन कर देते हैं PdV। और आइडियल गैस जो लॉ है वो अप्लाई करते हैं, PV इजकल टू RT फॉर 1 मोल, एक 1 मोल के लिए। तो ये सब काम करने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। तो इन द सेम वे एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हम क्या करेंगे, तो बी पॉइंट से आ रहे हैं तो बी पॉइंट से कहाँ पे जाना है, सी पॉइंट पे जाना है। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, इसका स्लोप ध्यान रखना है ज़्यादा होता है आइसोथर्मल से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन से ज़्यादा होगा एडियाबैटिक स्लोप का।
ठीक है, तो यहाँ भी इसको सेम क्या करेंगे एडियाबैटिक में, द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स। अब सिलेंडर को सोर्स से हटा लिया जाता है और उसको प्लेस किया जाता है कहाँ, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड पे ही हमारे जितने एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं वो होनी है, चाहे वो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो। द गैस इज अलाउड टू अंडरगो स्लो एडियाबैटिक एक्सपेंशन परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एक्सटेंशन वर्क है। एक्सटेंशन का मतलब है कि अब इसको फिर वापस उस पे से कुछ और वेट्स थोड़े से और कम किए जा रहे हैं। अब वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेगा, क्योंकि नीचे तो स्टैंड लग गया है, इसमें इंसुलेटिंग स्टैंड है, सोर्स से उसको हटा लिया गया था, तो उसको अपनी इंटरनल जो एनर्जी है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा। कब तक, क्योंकि अब वो जो उससे अमाउंट ऑफ हीट लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी से, तो उसका टेम्परेचर उसका फॉल होगा। तो कहाँ तक फॉल करना चाहते हैं, T2 तक फॉल करना चाहते हैं। T2 क्या है, T2 है यहाँ पे टेम्परेचर फॉल्स टू T2 तक करना है, द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, जो सिंक है उसके टेम्परेचर पे जाना है। तो दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एडियाबैटिक BC। तो ये जो कर्व यहाँ से B और C दिखाया हुआ है ये एडियाबैटिक का कर्व है। बिल्कुल उसी तरह से फिर इसका टेम्परेचर T2 तक इसका हम फॉल करते हैं। तो ऐसे ही अब क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा, लेकिन ये रहेगा इसमें W2 के नाम से रहेगा। उसके बाद W2 हो गया, और W2 है तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें। तो ये है इसका वॉल्यूम कहाँ से चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम V2 से V3 एक्सपेंशन हो रहा है, अब की बार एडियाबैटिक में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से लिया है इनका वैल्यू। और फिर इसमें भी वही सब PdV करके निकालते हैं। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपने देखा होगा ना एडियाबैटिक्स में क्या रहता है, जो फॉर्मूला बनेगा इसमें, या एक जो इक्वेशन ऑफ स्टेट कह सकते हैं इसको, वो PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू ए कांस्टेंट कैपिटल K। ये एडियाबैटिक्स के लिए है इक्वेशन। ऐसे ही PV इक्वल्स टू RT 1 मोल गैस के लिए, PV इक्वल्स टू RT, ये था 1 मोल आइडियल गैस के लिए। ये हमने आइसोथर्मल के केस में यूज करेंगे, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, इन द सेम वे। ये एडियाबैटिक के लिए, ये ध्यान रखना है, ये पार्ट है एडियाबैटिक का, हमने यहाँ पे यूज किया इसमें। और इसको सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, और इसको हमने सोल्व करके ये वैल्यू हमारी आ जाती है इसमें। तो ये फाइनली हमारे पास में जो वैल्यू है वो आ जाती है। और हमने इसमें वापस फिर क्या हुआ है इसमें, अब ऊपर क्या बन रहा है इसमें, P3 V3 बन रहा है, P2 V2 बन रहा है। फिर इसको आइडियल गैस इक्वेशन लेके इसको RT2 माइनस और माइनस RT1 कर लिया है, इसको यहाँ से कुछ ये सब उठाया हुआ है हमने, और इसमें से R कॉमन ले लिया, तो T1 बड़ा है T2 से, तो T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1, एरिया रहेगा BCHGP, जो एरिया अंडर द कर्व है उसका एरिया रहेगा। अब जो थर्ड प्रोसेस है वो रहेगी आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब सिलेंडर को कहाँ पे रखा जाता है, द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द इंसुलेटिंग स्टैंड। अब इंसुलेटिंग स्टैंड से उसको रिमूव करके अब वापस रखते हैं सिंक के ऊपर। ये सिंक है, क्योंकि अब टेम्परेचर वो सिंक के बराबर हो चुका है इसका। और अब जो पिस्टन है इज नाउ वेरी स्लोली मूव्ड इनवर्ड्स, यानी कि अब अंदर की तरफ चला जाता है। पहले तो वो पिस्टन बाहर की तरफ चल रहा था, जब वेट्स आप हटाएंगे उसमें तो वो गैस तो एक्सपेंड होती है। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा अब उसमें वेरी स्मॉल वेट्स जो है वो उसके ऊपर हमने इंक्रीज करने शुरू कर दिए पिस्टन के ऊपर, सो दैट कि जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ चले, उसको प्रेशराइज करे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल एक्सप्रेशन, सॉरी कंप्रेशन कहते हैं। यहाँ से हम देखते हैं वापस इसमें, द टेम्परेचर टेंड्स टू इंक्रीज, तो इसमें क्या रहेगा, वेरी स्लोली मूव्ड इनवर्ड्स so that the work is done on the gas. The temperature tends to increase due to heat produced by compression. Since the conducting base of the cylinder is in contact with the sink.
ठीक है, अब की बार यहाँ कंप्रेशन किया है हमने, तो कंप्रेशन से क्या होगा, कंप्रेशन से इसका मतलब है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट आएगी उससे, तो लेकिन वो T2 को तो चेंज नहीं करेगी क्योंकि उसकी इन्फिनिट थर्मल कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये काम सिंक के ऊपर हमने T2 तक उसको कंप्रेशन कर दिया है उसका। तो एंड गिव्स अप सम हीट टू द सिंक। दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आइसोथर्मल CD। जो CD आइसोथर्मल है उसको देख लेते हैं एक बार फिर। CD से दिखाता है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो दिखाया हुआ है उससे दिखा सकते हैं। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहाँ से फिर इसका हम निकालते हैं सेम, उसमें क्यों अब की बार जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कितना रहेगा। अब की बार तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है ना, पहले क्या था सिस्टम वर्क कर रहा था, अब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W3। वॉल्यूम इसका V3 से कहाँ पे जा रहा है, उसका वॉल्यूम जा रहा है V3 से V4 जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें फिर वही सेम फार्मूला अप्लाई किया PdV, तो उसको चेंज किया और ये फाइनली वैल्यू निकाल दी है इसमें। तो अब इसमें माइनस हमने चेंज किया है, उसका कारण यहाँ से क्लियर हो रहा है। इसमें जो V3 है और V4 है, ठीक है, उसके हिसाब से जो V4 है तो कितना है वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक तो क्या हो रहा है, ये V3 ज़्यादा है, V4 एक तरह से कम है, तो उसके हिसाब से ये कर लिया, माइनस हमने ले लिया इनको चेंज करके, ठीक है ना, इनको ये रिवर्स कर लिया। तो इन द सेम वे एडियाबैटिक जो कंप्रेशन है उसको भी किया जाता है। द सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम सिंक। अब सिंक से इसको हटाया जाता है, अगेन प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड, वापस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर लेके आते हैं। द पिस्टन इज स्लोली मूव्ड इनवर्ड्स, इसको फिर अंदर की तरफ चलाते हैं, जिससे कि गैस का जो गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड एंड टेम्परेचर राइजेज। टेम्परेचर इसका क्या होगा, राइजेज होगा। द एडियाबेटिक कंप्रेशन इज continued till the gas comes back to its original condition, that is state A, जो state A पे था। इसके कोऑर्डिनेट्स थे यहाँ पे P1, V1 और T1। तो thus completing one full cycle। ठीक है, तो इसी सेंस में हमने इसमें W4 वर्क निकाल लिया है, उसको भी पूरा कैलकुलेशन दिया कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम इनको देखते हैं, जो वर्क डन बाय द इंजन पर साइकिल है वो देख लेते हैं कि वो कैसे इन्होंने निकाला हुआ है। तो जितने भी वर्क डन थे वो निकाल लेते हैं। जो नेट अमाउंट ऑफ हीट है एब्जॉर्ब की गई है, क्योंकि एक तरह से क्या हुआ, अगर यहाँ हम देखते हैं इसमें, इस केस में क्या हुआ है, इस केस में तो यहाँ नेट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो से सोर्स से ली गई है और यहाँ रिजेक्ट की गई है। ए से बी तक में तो क्या लिया हुआ है, इसको ए से बी तक में तो लिया हुआ ना, यहाँ तो हमने ली है, ये तो Q1 लिया है इसमें, और रिजेक्ट कहाँ की है भाई, बची हुई वो रिजेक्ट यहाँ की है। यहाँ हम दिखा सकते हैं Q2 से, ये Q2 है और इसको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो वही सब यहाँ पे शो किया गया है। फिर वो सब जितने भी वर्क है उसमें 4 प्रोसेस थे, W1, W2, W3 और W4 है। तो इसको लिखा गया है उस एरिया के हिसाब से लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कार्नोट साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक्स। 2 तो आइसोथर्मल के कारण है, 2 एडियाबैटिक्स के कारण है। तो इस प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में जो कंप्लीट, इसका मतलब जो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं होती है वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ हम लेते हैं नेट हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस नेट वर्क डन पर साइकिल। तो Q1 माइनस Q2 हीट को एब्जॉर्ब किया गया है और W1 प्लस W3 इनको क्या किया गया है, ये वर्क को ऐड किया गया है। 2 वर्क तो क्या किए गए हैं, इसमें ऐड किए गए हैं, क्योंकि 2 में एक्सपेंशन हो रहा है। जब वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा तो वर्क डन होगा। और यहाँ पे जो बाकी है इसमें
बचे हुए वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो W2 किसके इक्वल है, वो W4 के हैं, माइनस W4 के, दोनों बराबर हैं, तो वी कैन कैंसिल दैम। ठीक है, तो यहाँ इसमें W1 प्लस W3 दिए हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पे हमने रखते हैं इस इक्वेशन में, और फिर हम पॉइंट ए और डी के ऊपर जो एडियाबेटिक्स है, एडियाबेटिक का जो फॉर्मूला है, जैसे पीवी की पावर क्या बनाए हैं, गामा इक्वल्स टू के है, तो उसी तरह से एक हमारे पास ये एडियाबेटिक का भी फॉर्मूला आता है, टीवी टू दी पावर गामा माइनस वन, गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट इज नोन एज कैपिटल के। ये भी एडियाबेटिक्स के लिए आता है, ये फॉर्मूला भी एडियाबेटिक्स के लिए आता है, ये वेल नोन फॉर्मूला है, तो उसको हमने अप्लाई कर दिया है ए पॉइंट के ऊपर और डी पॉइंट के ऊपर, यहाँ इसको हमने दिखा दिया इसमें, तो इसको रीअरेंज करके ये इक्वेशन आ जाती है। तो ऐसे ही अब क्या करते हैं, जो पॉइंट्स बी और सी है उनके ऊपर भी हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं T2 बाई T1, तो इधर भी T2 बाई T1 है, इधर भी T2 बाई T1 है, तो दोनों को हमने इक्वल रख लिया, तो यहाँ आ जाता है V1 बाई V4 इक्वल्स टू V2 बाई V3। अब हमने वैल्यू निकाल ली V2 बाई V1 इक्वल्स टू V3 बाई V4, ये रीअरेंज करके निकाल लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है इक्वेशन फॉर्म में, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू RT1 log टू द बेस E V2 बाई V1 माइनस R कैपिटल T2 log टू द बेस E V2 बाई V1। उसमें हमने क्या किया, इन दोनों को हमने V2 बाई V1 ये इसकी वैल्यू रख दी थी ना, V3 बाई V4 की वैल्यू हम रख ली है इक्वेशन फोर्थ में, ये भी V2 बाई V1 है। अब इस टर्म को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है कैपिटल W जो नेट वर्क डन है, उसकी वैल्यू आती है Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू R, कॉमन लिया है T1 माइनस T2 log टू द बेस E V2 बाई V1। इक्वेशन बन जाएगी ये, नाइन्थ इक्वेशन बन जाएगी। इससे हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W बाई, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसमें, ये W बाई Q1 रहेगा। तब ये इसमें नेक्स्ट सेक्शन में इसको हमने यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई Q1, क्योंकि उसका जो वैल्यू है W का वो रख लिया हमने, Q1 माइनस Q2 है, या फिर दूसरा वैल्यू रख लिया हमने जो T1 और T2 की टर्म्स में है, और Q1 की वैल्यू भी रख ली, और फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है ईटा इक्वल्स टू T1 माइनस T2 बाई T1, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन जाता है ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1 है। तो टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में है, उसमें हमने ईटा को निकाल लिया है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। ऐसे ही फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ये वैल्यू इक्वल है, तो हम Q1 Q2 की टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इसमें कि जो ईटा है 1 माइनस T2 बाई T1 है, तो अगर यहाँ T2 की वैल्यू 0 केल्विन हो जाए, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली तो पॉसिबल है कि हमने T2 की वैल्यू 0 रख दी, तो उसका जो एफिशिएंसी है 1 का मतलब 100% हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंक का जो हम टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट 0 अचीव नहीं कर सकते, प्रैक्टिस में कभी अचीव नहीं किया जाता, तो 0 एब्सोल्यूट। और इसमें इसका मतलब है कि जब वो एब्सोल्यूट जो 0 है अचीव नहीं कर सकते हैं सिंक के टेम्परेचर का वैल्यू, तो किसी भी इंजन की, चाहे वो कार्नो इंजन आइडियल इंजन क्यों ना हो, उसकी एफिशिएंसी 1 या 100%, 1 का मतलब या 100% से नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, आप देख सकते हैं। कार्नो रिवर्सिबल वर्ड नाम दिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ एफिशिएंसी क्या लिखा है, एक मिनट में देख लेता हूँ। यहाँ जो एफिशिएंसी है वो the efficiency depends upon the temperature of the heat source and sink। हीट सिंक या हीट सोर्स पे डिपेंड करती है उनके टेम्परेचर पे, और जो उसकी एफिशिएंसी है वो वर्किंग सबस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब वो उससे इंडिपेंडेंट है। और द रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन द टू same two temperatures have the same efficiency।
सेम एफिशिएंसी है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एज T1 माइनस T2 लेस देन T1 द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंडीशन फॉर 100% एफिशिएंसी वो डिस्कस कर चुके हैं। 0 केल्विन हम कभी अचीव कर ही नहीं सकते। अगर अमाउंट ऑफ हीट की टर्म में हम बात करते हैं, जैसे ईटा इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 माइनस यहाँ फॉर्मूला जो दिया हुआ है इसमें Q2/Q1 कर लेते हैं। Q2/Q1 इसको अगर हम ऐसे देखें, ये अमाउंट ऑफ हीट हम उसको दे ही ना इसको, तो Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स, राइट, एंड द Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। ये सिंक को रिजेक्ट किया आपने इसमें। इफ ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इफ Q2 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। ये हम सारा जितना अमाउंट ऑफ हीट है उसका 100% हम उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये बात तो क्लियर है कि बिना सिंक को अमाउंट ऑफ हीट दिए हम किसी भी इंजन को रन नहीं करा सकते। तो ये इसका एक कंडीशन दिया हुआ है 100% एफिशिएंसी के लिए। तो मैं इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर उसके बाद में जो इससे अगला टॉपिक आएगा मैं उसको डिस्कस करूँगा, और उसका जो वीडियो है मैं उसको अपलोड कर दूँगा। ओके।